Hello everyone. So in today's video, we are going to talk about cholera and pertussis toxins और कैसे ये दोनों टॉक्सिन्स जीपीसीआर मेडिएटेड सिग्नलिंग पाथवेज को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो एज वी नो कि टॉक्सिन्स हमने जो जीपीसीआर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि कई मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू काम करते हैं. वैसे ही जो टॉक्सिन्स हैं, कई बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, वो भी जीपीसीआर जो मेडिएटेड सिग्नलिंग है उसके थ्रू ये वर्क करते हैं, उसको ये अफेक्ट करते हैं. उनकी जो एक्टिविटी है जी प्रोटीन्स की और जीपीसीआर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन, जब किसी ऑर्गेनिज्म को ये टॉक्सिन्स इन्फेक्ट करते हैं तो उस पूरी प्रोसेस में जीपीसीआर सिग्नलिंग जो होती है उसको भी ये अफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो टॉक्सिन्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द जी प्रोटीन्स एंड जी प्रोटीन कपल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज. ये टॉक्सिन्स जो हैं जी प्रोटीन्स को अफेक्ट करते हैं और जी प्रोटीन मेडिएटेड जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं. जब ये किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में इन सिग्नलिंग पाथवेज को भी ये अफेक्ट करते हैं और इसीलिए इनकी स्टडी की जाती है. खास करके इन दो टॉक्सिन्स की, कॉलेरा और पर्टुसिस टॉक्सिन, ये वाइडली एक्सपेरिमेंट्स में इसको यूज किया जाता है कि ये जानने के लिए कि कैसे एक सेल किसी सिग्नल के रिस्पॉन्स में, जैसे यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, ये टॉक्सिन्स. ठीक है. और किसी सिग्नल के रिस्पॉन्स में कैसे जीपीसीआर जो डिपेंडेंट रिस्पॉन्स है वो कैसे वर्क करता है. ठीक है. और इसीलिए इसकी स्टडी की जाती है और इसीलिए सीएसआईआर में, नेट में आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है. तो डायरेक्टली आपको टॉक्सिन्स को नहीं पढ़ना है, पहले आपको जीपीसीआर के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो हमने एक सीक्वेंस में इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया. जैसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीपीसीआर, जी प्रोटीन्स एंड कैसे सिग्नलिंग वर्क करती है जीपीसीआर मेडिएटेड. देन इन द सेकंड वीडियो लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट सीएमपी, जो पीके पाथवे है वो कैसे वर्क करता है. एंड देन in this video lecture we will talk about the cholera and pertussis toxin और ये कैसे इन जीपीसीआर बेस्ड जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनको अफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो these toxins affect the G protein and G protein coupled signal transduction pathway. कुछ नोटेबल टॉक्सिन जिनको वाइडली एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है वो है कॉलेरा टॉक्सिन एंड पर्टुसिस टॉक्सिन. ठीक है. रिलीज बाय द बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी एंड बॉर्डेटेला पर्टुसिस. ये दोनों टॉक्सिन्स क्या करते हैं, कॉलेरा टॉक्सिन्स जो हैं वो कॉज करते हैं कॉलेरा, जो कि एक अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन होता है, और पर्टुसिस टॉक्सिन जो है ये कॉज करते हैं वूपिंग कफ. तो दोनों ही टॉक्सिन्स, जैसे कॉलेरा टॉक्सिन जो है ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, वहां पे कॉलोनाइज करता है, और जो पर्टुसिस टॉक्सिन है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये कॉलोनीज बनाता है. ठीक है. ये जो दोनों टॉक्सिन्स हैं ये वर्क कैसे करते हैं, दे अफेक्ट द जी प्रोटीन्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एडीपी राइबोजाइलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये दोनों टॉक्सिन जी प्रोटीन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, एडीपी राइबोजाइलेशन की प्रोसेस के थ्रू. अभी वी विल जस्ट इन अ मोमेंट विल डिस्कस कि किस तरीके से एडीपी राइबोजाइलेशन क्या होता है और कैसे जी प्रोटीन्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. बिफोर डिस्कसिंग द सिग्नलिंग पाथवे यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलेरा टॉक्सिन के बारे में. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलेरा होता क्या है. बेसिकली ये एक अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन होता है. दिस इज एन एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन जो कैसे कॉज होता है. वेट अ मिनट. बेसिकली दिस इज एन एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन caused by consuming food and water contaminated with bacterium vibrio cholerae. तो ऐसा फूड और वाटर अगर हम कंज्यूम करें जो कंटामिनेटेड हो, और उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर में क्या प्रेजेंट हो, बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरी, देन इट विल कॉज कॉलेरा. बेसिकली काइंड ऑफ एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन जिसमें एक्सेसिव लॉस होता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है. तो ये कॉलेरा टॉक्सिन जो है, ओके, सो ये कॉलेरा कॉज कौन करता है, दिस कॉलेरा टॉक्सिन. एंड दिस कॉलेरा टॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरी, रिलीज बाय विब्रियो कॉलेरी. और ये कैसा बैक्टीरियम है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है. ये कॉलेरा टॉक्सिन वर्क कैसे करता है, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेगा तो कैसे ये वहां पे जाके अपनी जो इन्फेक्शन की प्रोसेस है वो इनिशिएट करता है. तो देखिए, तो ये जो कॉलेरा टॉक्सिन है ये एक
एंजाइम की तरह काम करता है, और ये जो एंजाइम है ये ऐड करता है एडीपी राइबोस को टू द जी प्रोटीन। ओके, ये एडीपी राइबोस का एडिशन करता है जी प्रोटीन पे, और उसके बाद उस जी प्रोटीन की एक्टिविटी को ऑल्टर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि किस जी प्रोटीन की बात हो रही है। बेसिकली ये जी प्रोटीन है एक स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन जिसका नाम होता है जी एस। ठीक है, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। दिस जी एस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन है। तो ये कॉलेरा टॉक्सिन एक एंजाइम की तरह काम करेगा और एडीपी राइबोस का एडिशन करेगा जी प्रोटीन पे। किस जी प्रोटीन पे? जी एस पे। और जब ये एडीपी राइबोस का एडिशन करेगा तो उसकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही टॉक्सिन्स, चाहे वो कॉलेरा हो या पर्टूसिस, अभी हम कॉलेरा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट पर्टूसिस टॉक्सिन भी इस एडीपी राइबोजाइलेशन की प्रोसेस, ये एडीपी राइबोस का जो एडिशन होता है जी प्रोटीन पे, इसको हम क्या कहते हैं? एडीपी राइबोजाइलेशन। और ये एडीपी राइबोजाइलेशन की प्रोसेस के थ्रू ही दोनों कॉलेरा टॉक्सिन और पर्टूसिस टॉक्सिन एक्ट करते हैं। ठीक है, अब कॉलेरा टॉक्सिन जो है एक्चुअली कहाँ पे जाके ग्रो और डिवाइड करता है, अफेक्ट किसको करता है, किस पर्टिकुलर ऑर्गन को? जो आपकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है, वहीं पे जाके ये ग्रो करता है। ठीक है, दिस कॉलेरा टॉक्सिन। So how, why intestinal epithelial cells? Why not a stomach? Okay, so you can see over here, we have this diagram कि जब कॉलेरा टॉक्सिन एंटर करता है बॉडी में, तो सपोज ये पहले स्टमक में आया। ठीक है, तो स्टमक में पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, पीएच इज एसिडिक। So in this acidic environment, that cholera, Vibrio cholerae will not survive. तो मोस्ट ऑफ द, अगर यहाँ पे किसी अंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम किया गया है और विब्रियो कॉलेरी जो है वो एंटर हो गया है स्टमक में थ्रू दिस फूड पाइप इजोफेगस, तो स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल बी किल्ड ओवर देयर। सम हाउ कुछ बैक्टीरिया अगर सर्वाइव कर गए तो वो कहाँ पे आएंगे, क्योंकि स्टमक में तो सर्वाइव कर नहीं सकते हैं, देन दे विल एंटर द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में पीएच कैसा होता है? यहाँ पर पीएच जो है वो बेसिक होता है। तो इन दिस बेसिक पीएच दे कैन सर्वाइव, और यहीं पे वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं और यहीं पे वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या रिलीज करते हैं? कॉलेरा टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ओके, तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है कि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इंटेस्टाइन कौन सा इंटेस्टाइन, एपिथेलियल सेल्स क्या होती है इंटेस्टाइन की। तो हियर यू कैन से सी, वेट अ मिनट, so that you will be able to understand actually किस particular part को ये affect करता है। ये वाला जो particular part है, this part, इसी का enlarge ये diagram आपको mentioned है यहाँ पर। ये क्या है आपका? ये small intestine। ठीक है, अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये ब्लॉक्स में ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये these are the epithelial cells। ठीक है, these are the epithelial cells, और इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, यू कैन सी। ओके, तो दीज इस तरीके से यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, और इसके बाहर का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? जैसे सेल्स के बाहर का स्पेस जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन कहलाता है। और यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द माइक्रोविलाई प्रेजेंट। तो इन्हीं एपिथेलियल, ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं, इन्हीं को कॉलोनाइज करते हैं। जो विब्रियो कॉलरी है वहीं पे रिलीज करते हैं कॉलेरा टॉक्सिन, और फिर वो कॉलेरा टॉक्सिन जो है वो अफेक्ट करता है जी प्रोटीन कपल जो सिग्नलिंग पाथवे को। तो एक्चुअल में हमारा मेन कंसर्न क्या है? ये सिग्नलिंग पाथवे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होगी तो इज गुड। ठीक है, आपको क्वेश्चन बेसिकली इस सिग्नलिंग प्रोसेस पे पूछा जाएगा। चलिए, तो ये कॉलेरा टॉक्सिन का किस तरीके से जीपीसीआर मेडिएटेड सिग्नलिंग को ये अफेक्ट करते हैं, लेट अस सी। So here you can see this is the intestine, large and small,
यहाँ पर्टिकुलरली ये इंटेस्टाइन को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि स्टमक में तो ये ग्रो कर नहीं सकते हैं। तो किस तरीके से ये, सपोज दिस इज एन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, और ये सेल की क्या है, ये मेम्ब्रेन है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल हो गई, और ये जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एंड दिस इज द मेम्ब्रेन। बाहर क्या होगा, ये ल्यूमेन होगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके से कॉलेरा टॉक्सिन वर्क करता है। तो कॉलेरा टॉक्सिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉलेरा टॉक्सिन जो है एक ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉलेरा टॉक्सिन इज बेसिकली ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स। तो ये ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स जो है, कहने का क्या मतलब, ओलिगोमेर मतलब डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे दो सब यूनिट्स होती हैं, एक ए सब यूनिट और बी सब यूनिट, ठीक है, ए सब यूनिट एंड बी सब यूनिट। तो अब ये ए और बी सब यूनिट, यू कैन सी दिस ब्लू, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू, दिस वन, ये दोनों क्या है, ये आपकी ए सब यूनिट्स है, ये दोनों ए सब यूनिट्स हैं। और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो क्या है, आपकी बी सब यूनिट्स है, ठीक है। इस तरीके से ये कॉलेरा टॉक्सिन, ये कॉलेरा टॉक्सिन किससे बाइंड करता है, यहाँ पे प्रेजेंट GM1 से। नाउ व्हाट इज दिस GM1? तो GM1 इज बेसिकली अ गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड ये क्या है, गैंग्लियोसाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक मेम्ब्रेन लिपिड। कौन सा मेम्ब्रेन लिपिड है ये होता है स्फिंगोलिपिड, ठीक है, स्फिंगोलिपिड। कौन सा स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ठीक है, गैंग्लियोसाइड्स सेरिब्रोसाइड्स। तो यहाँ पे ये गैंग्लियोसाइड से बाइंड करता है ये कॉलेरा टॉक्सिन, प्रेजेंट ऑन द, और ये GM1 कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, और कौन सा लिपिड है, GM1, जो कि एक गैंग्लियोसाइड या स्फिंगोलिपिड है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। तो यहाँ पर ये कॉलेरा टॉक्सिन जो है, दिस दिस कॉलेरा टॉक्सिन, दो ए सब यूनिट्स होती हैं और 5 यहाँ पे बी सब यूनिट्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये कॉलेरा टॉक्सिन ये बाइंड करेगा इस GM1 से, ठीक है, GM1 से बाइंडिंग हो गई। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है आपका, दिस वन इज द GPCR, दिस इज द GPCR, ओके, लेट मी क्लियर दिस, ओके। So here you have the GPCR, okay, and this is, ये क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा, तो ये है आपकी G प्रोटीन, ये दिस इज द G प्रोटीन। तो क्या होगा जब ये कॉलेरा टॉक्सिन जो है, ये पूरा पार्ट जब बाइंड करेगा किससे, GM1 से, मेम्ब्रेन लिपिड से, तो इसकी बाइंडिंग के बाद क्या होगा, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इसको इंटरनलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो कॉलेरा टॉक्सिन है अभी आपका, ये आ गया सेल के अंदर, कॉलेरा टॉक्सिन, ठीक है। कॉलेरा टॉक्सिन यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इंटरनलाइज कर लिया गया इसको, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेट्रोग्रेड यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। तो ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट कॉलेरा टॉक्सिन इज इंटरनलाइज्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे इसका रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होगा। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, हम लोग सेल बायो में डिस्कस करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग में कि एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट और रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड मतलब क्या है कि गोल्जी से ER में हो, ठीक है। जनरली एंटेरोग्रेड मतलब क्या होता है, एंटेरोग्रेड मतलब ER फिर गोल्जी, और गोल्जी से फिर जहां भी जाना, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना या फिर किसी और ऑर्गेनेल में जाना, तो इसको हम कहते हैं एंटेरोग्रेड। बट जब ये ऑपोजिट हो तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड। जब गोल्जी से ER में हो ट्रांसपोर्ट तो उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड। यहाँ पे पहले गोल्जी में होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा, ये जो ये ए सब यूनिट है और बी सब यूनिट, इनका डिसोसिएशन हो जाएगा, ए सब यूनिट बी सब यूनिट से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए सब यूनिट है, एक्चुअल में यही ए सब यूनिट जो है, इसमें क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके पास क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। यही क्या करती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ADP राइबोजाइलेशन करती है, ठीक है। ADP राइबोजाइलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने जी प्रोटीन्स के केस में देखा था कि जी प्रोटीन्स जो है उसमें क्या होती हैं, 3 सब यूनिट्स होती हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम किस जी सब
किस जी प्रोटीन की बात कर रहे हैं? जीएस अल्फा। जीएस प्रोटीन है और इसी को टारगेट करता है कॉलेरा टॉक्सिन। ठीक है, प्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें डिस्कस किया था, तो आई विल सजेस्ट यू अगेन कि इफ यू डोंट नो अबाउट द जी प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, बेसिक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीपीसीआर एंड जी प्रोटीन्स, यू मस्ट वॉच द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो जी प्रोटीन्स यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा, ये हेट्रोट्राइमेरिक होते हैं जी प्रोटीन्स। ये भी जी प्रोटीन्स आपके, इसमें तीन प्राइमेरिक जी प्रोटीन, देयर आर आल्सो मोनोमेरिक जी प्रोटीन। तो यहाँ पे जीपीसीआर की जो सिग्नलिंग प्रोसेस होती है उसमें सब में ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक नहीं। तो अल्फा, बीटा, गामा जो है यहाँ पे ये तीन सब यूनिट्स हैं, और यहाँ पे ये बीटा गामा डाइमर होता है और ये अल्फा सब यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इसी में न्यूक्लियोटाइड के लिए बाइंडिंग साइट होती है, यही बाइंड करता है या तो जीटीपी से या फिर जीडीपी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये जो नॉर्मली ये जो आपका जी प्रोटीन है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही एक्टिवेट होता है तो किससे अटैच हो जाता है, वो किससे लिंक होता है? जीटीपी से। अब होता क्या है कि सपोज अभी ये जो है ये एटीपी से अटैच्ड है, जनरली यहाँ पे जीटीपी होता है। ठीक है, तो जीटीपी से अटैच होता है ये, और जीटीपी से अटैच होने के बाद ये क्या हो जाता है? एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जब ये ए जो सब यूनिट है ये क्या करती है? एडीपी राइबोजाइलेशन करती है इस अल्फा सब यूनिट का। ठीक है, एडीपी राइबोजाइलेशन मतलब यहाँ पे एडीपी राइबोज को ऐड कर दी, और एडीपी राइबोज प्रोवाइड कौन करता है? एनएडी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एनएडी जो है वो एडीपी राइबोज, एडीपी राइबोजाइलेशन का मतलब क्या होता है? एडीपी राइबोज नाम नहीं समझ में आ रहा है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस यहाँ पे क्या होगा? राइबोज, और इसी को हम कहेंगे एडीपी राइबोज। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या होगा? एडेनिन होगा आपका, दो फॉस्फेट होंगे, राइबोज होगा, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और राइबोज होगा, और इसी एडीपी राइबोज के एडिशन की प्रोसेस को हम कहते हैं एडीपी राइबोजाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब एडीपी राइबोज का एडिशन हुआ इस अल्फा सब यूनिट पे, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अब ये अल्फा सब यूनिट एक्टिव है, जब वो जीटीपी से अटैच होती है तो वो एक्टिव होती है। जैसे ही एडीपी राइबोज अटैच होगा इस अल्फा सब यूनिट से, तो व्हाट विल हैपन, अब ये इस एक्टिव स्टेज में फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये जो आपकी अल्फा सब यूनिट है ये इस एक्टिव स्टेट में ये फिक्स्ड हो जाती है। एक्टिव स्टेट में फिक्स होने का क्या मतलब है? अब ये इनएक्टिवेट नहीं होगी, और जब ये इनएक्टिवेट, अब ये अल्फा सब यूनिट एक्टिव है तो क्या करती है? यहाँ पे एक इफेक्टर, अब ये अपने टारगेट को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। जैसे हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे जी प्रोटीन्स अपने टारगेट्स को अफेक्ट करते हैं, जो इफेक्टर प्रोटीन है उनको अफेक्ट करते हैं, उनको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज क्या है? अब ये जी प्रोटीन का टारगेट है, जी प्रोटीन क्या करता है? इसको, ये जो पर्टिकुलर जी प्रोटीन है नॉर्मली इसको एक्टिवेट करता है। एडीपी राइबोज के एडिशन से क्या होता है कि अब ये जी प्रोटीन कंटिन्यूअसली एक्टिव स्टेट में है, अब ये इनएक्टिवेट नहीं होगा, और इनएक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेज जो है, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये भी कंटिन्यूअसली एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। ये प्रोसेस जो है अब ये ऑफ नहीं होगी, ना तो जी प्रोटीन इनएक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी जीटीपीएस एक्टिविटी जो है वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, वो अपने जीटीपी को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, ये जीटीपी बाउंड फॉर्म में ही रहेगा, और ये एक्टिव स्टेट में फिक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? कंटिन्यूअसली एडिनाइलेट साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा, और एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो क्या करेगा? ओके, वेट अ मिनट। So this adenylate cyclase, this adenylate cyclase, ये क्या करता है? ये CAMP का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, किससे? ATP से CAMP का प्रोडक्शन करता है, और CAMP जो है वो किसको एक्टिवेट करता है? प्रोटीन काइनेज ए को। किसको? PKA को एक्टिवेट करता है। जब PKA का एक्टिवेशन होता है तो ये क्या करता है? ये फॉस्फोराइलेट करता है दूसरे टारगेट प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे किसका फॉस्फोराइलेशन करता है? इन प्रोटीन्स का। जैसे इन चैनल्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं CFTR। ठीक है, और CFTR का जब ये फॉस्फोराइलेशन करता है तो CFTR किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली क्या होगा? क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट होगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से ल्यूमन के अंदर। ये क्या है? ल्यूमन, इंटेस्टाइनल ल्यूमन। क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सोडियम
हाइड्रोजन एंटीपोटर। सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर जो है, एंटीपोटर्स के बारे में हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डिस्कस किया था। तो क्या होगा कि जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो सोडियम आयंस का जो रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ होगा ल्यूमेन में, लेकिन सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द फॉस्फोराइलेशन। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सोडियम आयंस का फ्लो हो रहा है और क्लोराइड आयंस का फ्लो हो रहा है। जब सॉल्ट बाहर की तरफ मूव करेगा सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा, वाटर भी डिफ्यूज होगा। वाटर क्यों डिफ्यूज होगा, हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस को मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डिस्कस किया था। डिफ्यूजन मतलब क्या, एक तरीके से वेट अ मिनट, डिफ्यूजन मतलब क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। और जो वाटर का जो ये जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पे अभी सोडियम और क्लोराइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर, वो क्या है, लो है। तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है उससे लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्योंकि सॉल्ट का बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो भी एपिथेलियल सेल से बाहर की तरफ ल्यूमेन में मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस इज सिंपली डिफ्यूजन ऑफ वाटर। क्यों वाटर यहाँ मूव कर रहा है, कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है कि वाटर क्यों मूव कर रहा है, सोडियम क्लोराइड मूव कर रहा है तो अंदर क्या हुआ, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हो गया, और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो वाटर जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, एक्सेसिव वाटर का लॉस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जी प्रोटीन है ये क्या हो गया है, अभी एक्टिव स्टेट में फिक्स हो गया है, ट्रैप हो गया है, और इसके एक्टिव स्टेट में ट्रैप होने की वजह से, इस जी प्रोटीन के एक्टिव स्टेट में ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है, एडिनाइलिन साइक्लेज जो है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव है। वो एक्टिव है तो वो सीएमपी को प्रोड्यूस कर रहा है, सीएमपी प्रोड्यूस हो रहा है तो पीकेए बन रहा है, पीके कंटिन्यूअसली इनको फॉस्फोराइलेट कर रहा है इन ट्रांसपोर्टर्स को, और इनके थ्रू वाटर का और इलेक्ट्रो ये जो सोडियम क्लोराइड है इनका एक्सेसिव लॉस हो रहा है, और इसी की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, और इसी को हम कहते हैं अक्यूट डायरियल इन्फेक्शन और कॉलेरा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलेरा टॉक्सिन इस पूरी प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और किसकी हेल्प लिया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जी प्रोटीन को टारगेट किया है, इस जीएस अल्फा को। ठीक है, तो लेट मी give you a quick revision of what actually happened over here. Okay. Okay. चलिए, तो क्या क्या डिस्कस किया हमने कि किस तरीके से दिस कॉलेरा टॉक्सिन वर्क्स। द फर्स्ट स्टेप इज, so this is the cholera toxin, you have this cholera toxin and this is the bacterium. Cholera toxin will bind to the GM1, first step, binding of cholera toxin to the GM1 जो गैंग्लियोसाइड है, स्फिंगोलिपिड है। इस ये क्या है आपकी, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, और ये क्या है, ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। जैसे कि इस राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सारी एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके बाहर क्या प्रेजेंट है, ल्यूमेन प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले कोलेरा टॉक्सिन की बाइंडिंग हुई मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन लिपिड है GM1 गैंग्लियोसाइड उससे। उसके बाद क्या हुआ, इसका इंटरनलाइजेशन हुआ, किसकी प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, सेल के अंदर इसको इंटरनलाइज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम सेल बायो में डिस्कस करेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सिंपल, एंडो मतलब क्या, अंदर लेना, साइटोसिस, साइटो मतलब सेल, तो सेल के अंदर इंटरनलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही सेल के अंदर आएगा तो यहाँ पे अब इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, गोल्जी से होता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे दो तरीके की सब यूनिट्स होती हैं इस टॉक्सिन की, ये एक A1 A2 ये दो सब यूनिट्स, और ये B5, ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉलेरा टॉक्सिन है। ठीक है, अब ये कॉलेरा टॉक्सिन करता क्या है, ये कॉलेरा टॉक्सिन जो है अंदर तो आ गया, अब ये क्या करता है, एडीपी राइबोस का यहाँ पे ये क्या है, जीपीसीआर, जीपीसीआर, जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ सपोज, और यहाँ पे इसने किसको एक्टिवेट किया, ये क्या है आपका, जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन की ये अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। तो अल्फा सब यूनिट अभी यहाँ एटीपी जीटीपी से यहाँ अटैच है, तो क्या होगा, ये भी एक्टिव स्टेट में। ये क्या करेगा, ये जो
ये जो ए सब यूनिट है वो क्या करती है, यहाँ पे एडीपी राइबोजाइलेशन करती है, किसका, अल्फा सब यूनिट का। एडीपी राइबोजाइलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, एडीपी राइबोज। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि किस अमीनो एसिड पे ये ऐड करते हैं, कि आर्जिनिन पे ऐड करते हैं, ठीक है। जीएस की जो जीएस जो जी प्रोटीन है उसकी अल्फा सब यूनिट में प्रेजेंट आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है उस पे इस एडीपी राइबोज का एडिशन किया जाता है। अब यहाँ पे इस अल्फा सब यूनिट से एडीपी राइबोज अटैच हो गया, तो व्हाट विल हैपन, अब ये ऑन रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये ऑफ नहीं होगा। कौन, ये जो जी अल्फा है ये कंटिन्यूअसली ऑन। जनरली क्या होता है, सिग्नल आया, एक्टिवेशन हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हुई और फिर जी प्रोटीन, ये जो अल्फा जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अब ये कंटिन्यूअसली ऑन होगा। जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करता है, नॉर्मली एडिनाइलेट साइक्लेज को, तो ये तो ठीक है। कंटिन्यूअस एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, ये एडिनाइलेट साइक्लेज भी कंटिन्यूअसली एक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो सीएमपी का प्रोडक्शन करेगा, किससे, एटीपी से। और एटीपी से जब सीएमपी का प्रोडक्शन होगा तो सीएमपी किसके थ्रू वर्क करता है, पीके के थ्रू, तो पीके को एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए का क्या काम, क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करना। ये फॉस्फोराइलेशन करेगा इन ट्रांसपोर्टर्स का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सपोज ये सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर है, ये लेट्स से CFTR है, ओके। तो ये कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसके थ्रू भी क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो क्या होगा जब लेट्स से कि सपोज सोडियम हाइड्रोजन जो एंटीपोर्टर है इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया पीके ने, अभी पीके कंटिन्यूअसली एक्टिव है क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव है। एडिनाइलेट साइक्लेज क्यों एक्टिव है, क्योंकि जी प्रोटीन एक्टिव है, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन ये कंटिन्यूअसली होगा, इसके थ्रू CFTR का जैसे फॉस्फोराइलेशन हुआ, CFTR जो है क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, क्लोराइड आयन का मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो होगा, कहाँ पे, ल्यूमेन में, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर का फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से सोडियम आयंस जो है वो भी बाहर की तरफ मूव करेंगे, और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस सोडियम हाइड्रोजन आयन का जो एंटीपोर्टर है उसका क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन कंटिन्यूअसली। ये पोटेशियम आयन भी बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सोडियम और क्लोराइड ये क्या होता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा है, बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये NaCl का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जो वाटर है उसका क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो सॉल्वेंट, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर भी बाहर की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो वाटर हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो, यहाँ पे क्योंकि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन NaCl क्या है, सोल्यूट। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और सॉल्वेंट यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो वाटर हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली सोडियम क्लोराइड का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे ये एक्सेसिव डिहाइड्रेशन होता है और उसी की वजह से कॉलेरा जो है वो कॉज होता है, जिसको हम एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन कहते हैं, ओके। तो दिस इज हाउ दिस कॉलेरा टॉक्सिन अफेक्ट द होल प्रोसेस। ये GPCR सिग्नलिंग के थ्रू वर्क करता है एंड कॉजेज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। so this is the cholera toxin mediated GPCR signaling process। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये CSIR का क्वेश्चन है कि द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाय, किस तरीके से कॉलेरा टॉक्सिन जो है वो डायरिया कॉज करता है। फर्स्ट इज इनएक्टिवेटिंग द GI प्रोटीन, सेकेंड इज कंटिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ adenylyl cyclase, third is locking GS protein in an inactive state, then fourth is rapidly hydrolyzing GTP to GDP, ठीक है। तो अभी हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जो कॉलेरा टॉक्सिन है वो वर्क करता है। तो क्या करता है कॉलेरा टॉक्सिन, कंटिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज। फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि जीआई प्रोटीन तो है ही नहीं, जीएस प्रोटीन है। देन लॉकिंग जीएस प्रोटीन इन इनएक्टिव स्टेट, किस स्टेट में लॉक किया था, इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक्टिव स्टेट में लॉक कर दिया था, और एक्टिव स्टेट में लॉक होने की वजह से ये एडिनाइल साइक्लेज कंटिन्यूअसली एक्टिव होता है, ठीक है। रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग जीटीपी, ये क्यों गलत है, जीटीपी हाइड्रोलाइज कर ही नहीं पाता। अगर जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता, जैसे कि अगर ये जीएस अल्फा है और ये क्या था, जीटीपी से अटैच हो गया, अब ये जीटीपी को अगर हाइड्रोलाइज कर देता जीडीपी में, तो ये किस क्या हो जाता, ऑफ हो जाता। बट यही तो प्रॉब्लम है,
वो कंटिन्यूअसली वो इससे अटैच है और वो ऑन स्टेट में, किसकी वजह से? बिकॉज द एडीपी राइबोज इज अटैच्ड विद दिस जीएस अल्फा। किसने अटैच किया? कॉलेरा टॉक्सिन की ए सब यूनिट में, ठीक है। द करेक्ट वन इज द सेकंड। Okay, so this is about the signaling process mediated by cholera toxin and how this cholera toxin affect the G protein coupled signal transduction pathway. Okay, so जी प्रोटीन मेडिएटेड सिग्नलिंग कॉलेरा टॉक्सिन किस तरीके से अफेक्ट करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को, दैट वी डिस्कस्ड। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है पर्टूसिस टॉक्सिन का, ठीक है। तो पर्टूसिस टॉक्सिन कैसे वर्क करता है, चलिए। तो दिस डायग्राम इज बेसिकली अबाउट द पर्टूसिस टॉक्सिन मेडिएटेड जी प्रोटीन कपल्ड सिग्नलिंग। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कॉलेरा टॉक्सिन एक एंटेरोटॉक्सिन होता है एंड पर्टूसिस टॉक्सिन इज एन एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। पर्टूसिस टॉक्सिन की अगर हम बात करें, तो इफ वी टॉक अबाउट द पर्टूसिस टॉक्सिन, तो दिस टॉक्सिन इज एन एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। और ये रिलीज होता है बाय द बॉर्डेटेला पर्टूसिस। और ये क्या कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं वुपिंग कफ, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपके कॉलोनाइज करते हैं और वुपिंग कफ कॉज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलेरा टॉक्सिन कैसे वर्क करता है। हियर यू कैन से दिस इज द टॉक्सिन पीटीएक्स। ये इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन से बाइंड करता है। बाइंडिंग के बाद वही सेम इसका भी क्या होता है, यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस है। ये इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको आप क्या कहते हो? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस हो गया यहाँ पे। इस तरीके से इसको एनगल्फ किया, फिर एंडोसोम में सर्कल किया एंड देन गोल्जी से फ्यूजन हुआ और गोल्जी से कहाँ पे आ गया? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ईआर में आ गया और ईआर में आने के बाद अब ये जो टॉक्सिन है वो यहाँ रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर सब यूनिट जो है इसकी S1 सब यूनिट सेम वही ईडीपी राइबोजाइलेशन की प्रोसेस के थ्रू ये भी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द जीपीसीआर, ठीक है, जीपीसीआर। एंड यहाँ पे दिस इज द जी प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब यूनिट्स वंस अगेन। अब ये कौन सा जी प्रोटीन है? दिस जी प्रोटीन इज कॉल्ड GI, जिसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटरी जी प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है डिफरेंस। कॉलेरा में हमने देखा था वो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन था, क्या नाम था उसका? GS। और यहाँ पे कौन सा है? इनहिबिटरी जी प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं GI। दोनों में डिफरेंस क्या है कि GS जो है और GI, इन दोनों के टारगेट्स हैं सपोज एडिनाइलेट साइक्लेज। GS क्या करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और GI क्या करेगा? इस एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी ये जीडीपी से बाउंड है, तो जब भी जीडीपी से बाउंड होता है जी प्रोटीन, तो क्या होता है? ये ऑफ होता है, कि अभी ये ऑफ स्टेज में। अगर ये ऑन होता है, यानी कि अगर ये जीटीपी से बाउंड होता, तो क्या करता है? ये एडिनाइलेज साइक्लेज को इनहिबिट करता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज अगर इनहिबिट हो गया तो सीएमपी जो है वो नहीं बनेगा। सीएमपी नहीं बनेगा तो आगे चलकर किसी भी टारगेट प्रोटीन को ये फिर अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन एक्चुअली, सॉरी, व्हाट विल हैपन, ये जो आपका पर्टूसिस टॉक्सिन है ये क्या करता है? वेट अ मिनट, ओके। तो ये जो पर्टूसिस टॉक्सिन है, यू कैन सी, ये इस जी प्रोटीन का एडीपी राइबोजाइलेशन करता है। यानी इसमें भी क्या करता है, ये अल्फा सब यूनिट जो है अभी ऑफ है। अल्फा सब यूनिट जो है ये जीडीपी से अटैच है, तो ये जो जी प्रोटीन है, दिस इज द जी प्रोटीन। कौन सा जी प्रोटीन है ये? GI। तो यहाँ पे एडीपी राइबोज को ऐड कर दिया। किसने ऐड किया? पर्टूसिस टॉक्सिन ने। एडीपी राइबोजाइलेशन कर दिया और एडीपी राइबोजाइलेशन की वजह से क्या होगा, अब ये इनएक्टिव स्टेज में ही ट्रैप हो गया। तो इनएक्टिव स्टेज में ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। कॉलेरा में हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉलेरा टॉक्सिन जो था यहाँ पर, ये जो जी प्रोटीन था ये एक्टिव स्टेज में ट्रैप हो गया था, क्योंकि अब जीटीपी को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है और एक्टिव होने की वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज कंटिन्यूअसली एक्टिव होता है। एडिनाइलेट साइक्लेज कंटिन्यूअसली एक्टिव होगा, सीएमपी एक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, पीके एक्टिवेट होगा और पीके फिर फॉस्फोराइलेशन करेगा इन ट्रांसपोर्टर्स का, जिसके थ्रू वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे एडीपी राइबोजाइलेशन की वजह से अभी ये जो जी प्रोटीन है GI, ये इनएक्टिव स्टेज में ही ट्रैप हो जाता है
और इनएक्टिव स्टेज में ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, ये एडिनाइलेट साइक्लिन्स को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस टॉक्सिन वर्क। और अगर ये एक्टिव होता, जैसे कि ये भी क्या है, ये भी जीआई प्रोटीन ही है, बट किस फॉर्म में है, ये जीटीपी से अटैच है। तो जीटीपी से अटैच होता अगर, तो क्या होता, ये इस एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता, और एडिनाइलेट साइक्लेज अगर इनएक्टिवेट हो जाता तो क्या होता, ये सीएमपी का फॉर्मेशन नहीं होता, सीएमपी नहीं बनता तो ये पीके नहीं बनता, पीके का फॉर्मेशन, अगर पीके का प्रोडक्शन नहीं होता, ये जो सारी पाथवे हमने सेकंड जो वीडियो लेक्चर उसमें डिस्कस किया, उसको आप लोग देखिए कि पीके कैसे सीआरईबी को एक्टिवेट करता है, सीआरईबी कैसे फिर जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। तो ये सारी प्रोसेस नहीं होगी अगर जीआई प्रोटीन जो है वो जो इनहिबिटरी जी प्रोटीन है, अगर वो इनएक्टिव, अगर वो एक्टिवेट ना हो। ठीक है, so that is how the pertussis toxin works. Okay, so this is all about the toxins, cholera and pertussis toxins, and how they affect the signaling pathways, GPCR mediated signaling pathways. Okay, so if you found this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for the regular updates. Thanks for watching.